स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? तुलनात्मक पद्धति। कि तुलनात्मक पद्धति किसे कहा गया है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। जैसे तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए दो या अधिक परिवर्तियों के बीच सामान्य आनुभविक संबंधों की स्थापना करने की विधि है। तुलनात्मक पद्धति यानी जब हम पर्टिकुलर किसी दो चीजों की परस्पर तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तुलना अपन कर रहे हैं किसके आधार पर? आनुभविक के आधार पर। तो क्या है कि उसमें कौन सा पढ़ना ऊपर नीचे हो रहा, उसमें क्या, उसमें संबंध और संतुलन बनाने की स्थिति को क्या बोला गया है? तुलनात्मक पद्धति कहा गया है। इसकी कई विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं। इसे बोल सकते हैं, अपने कई जो ऑथर हैं उन्होंने तुलनात्मक पद्धति के बारे में डेफिनेशंस दी हैं। जैसे सिडनी वाबर, यदि आप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो मात्र वर्णन से काम नहीं चलेगा। अपने ऑथर है सिडनी वाबर, वो क्या बोल रहे हैं? यदि आप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो मात्र वर्णन से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के सैद्धांतिक पक्ष का अन्वेषण करना होगा। कि भाई कोई समस्या है तो वो समस्याएं क्यों है, उसके सैद्धांतिक पक्ष का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना होगा। शासन की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से काम नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हो? जो शासन व्यवस्थाओं में केवल जैसे जो मान लो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है और अपन ने केवल खाली इसको औपचारिक अध्ययन कर लिया तो क्या बोल रहे हैं? उससे भी काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं, मतलब कि राजनीतिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से हो रही हैं और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। कि अपन केवल सैद्धांतिक रूप से, केवल औपचारिक रूप से केवल अब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर लें तो वो क्या है? तुलनात्मक पद्धति नहीं है, बल्कि ये करना पड़ेगा तुलनात्मक पद्धति के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। कि भाई किस प्रकार से गतिविधियां हो रही, उनको क्या करना पड़ेगा? निरीक्षण, उनको देखकर समझना होगा। ये पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याय नहीं होगा। अपन सोचें कि मैं पश्चिमी राष्ट्रों के देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे तो क्या है, वो भी क्या है? पर्याप्त नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों का अध्ययन भी जरूरी होगा। क्या बोल रहे हैं? जो और अपने अफ्रीकी देश है ना, बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के क्या करना है? जो नवोदित राष्ट्र है उनका अध्ययन करना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। आपको उसके अध्ययन में सम्मिलित करना होगा। ये उन्होंने कहा, सिडनी वाबर ने ये डेफिनेशंस दी है किसकी? तुलनात्मक पद्धति की। अब बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है। राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग बहुत पहले से होता आया है। आप मुझे राजनीति विषय है, इसमें तुलनात्मक पद्धति का उपयोग क्या हो रहा है? बहुत ही पहले समय से होता आ रहा है। इस पद्धति का प्रयोग अरस्तु, सिसरो, पॉलीबियर, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, डी टॉक्वेल, वेजहॉर्ट, सर हेनरी मैन और लॉर्ड ब्राइट जैसे अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययन में किया है। जो तुलनात्मक पद्धति का समर्थन करते हैं वो ऑथर ये हैं। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनकी तुलना के बाद क्रांति के कारणों की विवेचना की तथा सर्वोत्तम विधान के संबंध में निष्कर्ष निकाले थे। किसने? अरस्तु ने। अतः अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना गया है। किसको माना गया? तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को माना गया है। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांसीसी संविधान की ब्रिटिश संविधान से तुलना करते हुए अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की रचना की थी, है ना। किसने की थी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की रचना? मॉन्टेस्क्यू ने की थी। और ब्राइस ने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक सामान्य परिस्थितियों का वर्णन किया है। डॉक्टर हर्मर फाइनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किसमें? आधुनिक सरकारों एवं सिद्धांतों के व्यवहार की रचना इसी पद्धति के आधार पर की है। भारतीय संविधान के निर्माताओं
को भी इस पद्धति में बहुत सहायता मिली थी। उन्होंने विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर अपने निष्कर्षों को भारतीय संविधान में संजोया है। ठीक है ना। इस पद्धति के प्रयोग से अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्य संगठनों, नीतियों, कार्यकलापों और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब विभिन्न बाकी जो ऑथर्स हैं उन्होंने डेफिनेशन की क्या क्या दी है, जैसे बोल सकते हैं कि तुलनात्मक पद्धति का अर्थ स्पष्ट करते हुए एरेंड लिफार्ट ने लिखा है कि तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए दो या अधिक परिवर्तियों के बीच सामान्य अनुभविक संबंध की स्थापना करने की विधि है। यानी क्या है, और जो कई जो उसके कारण है, जो चीजें उनको उसने कर लिया, उन्होंने उसको स्थिर कर लिया है। अब और जो सही प्रकार के संबंध स्थापित करने की क्या है, एक प्रकार से विधि माना गया है। किसको? तुलनात्मक पद्धति को। ऑर्थर एंड कालबर्ग ने तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक रूप के रूप में माना है। ये क्या बोल रहे हैं, जो कॉपर है क्या बोल रहे हैं कालबर्ग की क्या है, तुलनात्मक पद्धति एक प्रकार से क्या है, नापने का एक रूप मात्र है। लासवेल और अमंड ने इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति मानते हुए लिखा है। लासवेल और अमंड क्या मान रहे हैं इसको, ये एक प्रकार से क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। क्या? तुलनात्मक पद्धति। क्या मानते हैं वो कि तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति की भांति ही सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य को प्राप्त की एक पद्धति है। उन्होंने क्या मानना है कि जिस प्रकार से अपन सिद्धांत निर्माण करते हैं, नई खोज करते हैं, उस प्रकार से क्या है, उस प्रकार से तुलनात्मक पद्धति एक नवीन प्रकार की खोज करने, वे नवीन सिद्धांतों का निर्माण करने, वे नवीन नियमों लागू करने की क्या है, एकमात्र इसको पद्धति माना गया है। तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति की भांति सामान्य नियमों की खोज एवं लक्ष्य प्राप्त करने की पद्धति है। अभी अपने जो डेफिनेशन पढ़ी, 3-4 डेफिनेशन पढ़ी, उसका अर्थ क्या है, विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति का सही चित्रण नहीं करती है। वस्तुतः तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार से संबंधित दो या दो से अधिक परिवर्तियों में परस्पर आनुभविक संबंध स्थापित करने की ऐसी विधि है जिसमें तुलना की सभी इकाइयों से सम्मिलित अन्य सभी परिवर्तियों को स्थिर रखा जाता है। जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में जाति व मतदाता आचरण के संबंध में मालूम करने के लिए अन्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता आचरण में इसकी तुलना की जाए, तो यहाँ जाति के अतिरिक्त और सभी निर्वाचन क्षेत्र में बाकी सभी बातें समान मानकर चला जाएगा। अर्थात जाति एवं मतदान व्यवहार के अलावा सभी परिवर्तन क्या है, स्थिर मान लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण होंगे और सभी की एक सी शिक्षा होगी, सभी में मतदाताओं की आर्थिक संपन्नता विभिन्नता के समान ही होगी। अगर कर रहे हैं जो अपने ऑथर्स हैं उन्होंने ये बात एग्जाम्पल से सुनाने की कोशिश की है। मान लो कि अपन परस्पर तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए अपन लोगों के मतदान व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या माना अपन ने कि गाँव का एरिया क्या है, फिक्स है, लोगों की भाषा क्या है, वो इतनी है जितनी मतलब सामान्य है, भाषा को सामान्य मान लिया गया है, एजुकेशन को सामान्य मान लिया गया है, मतदान का व्यवहार को भी सामान्य मान लिया गया है। केवल अंतर किस बात में दिखाई दे रहा है कि मतदान किस पर आधारित, यानी जाति या धर्म पर आधारित मतदान व्यवहार का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि अपन दो कारण माने हैं जो परिवर्तित हो सकते हैं, बाकी जो कारण क्या माने गए हैं वो समान मान लिए गए हैं, तो उसके आधार पर अपन अध्ययन करने की बात कर सकते हैं। ठीक, अब है तुलनात्मक पद्धति की विशेषताएं क्या क्या है। जैसे फर्स्ट है, तुलनात्मक पद्धति एक निश्चित पद्धति माना जाता है। तुलनात्मक पद्धति क्या है, एक प्रकार की एक निश्चित पद्धति है। दूसरा, इसकी गणना वैज्ञानिक पद्धति में से एक पद्धति के रूप में होती है। यानी क्या है, फर्स्ट तो क्या है, ये एक प्रकार से निश्चित पद्धति है। दूसरी है, इसको वैज्ञानिक पद्धति भी माना गया है। तीसरी विशेषता है, तुलनात्मक पद्धति के परिवर्तियों के मध्य अनुभविक संबंधों को खोजने वाली पद्धति भी माना गया है। अब पर्टिकुलर क्या है, तुलनात्मक पद्धति का जो अपन खोज करें, किसी खोज कर रहे हैं, जो हमें अपने अनुभव के आधार पर जो पर्टिकुलर बातों का मालूम चल रहा है
उस प्रकार की पद्धति खोजने वाली विधि भी इसको माना गया है। पॉइंट 4 है, ये एक संकीर्ण एवं विशिष्ट पद्धति न होकर विस्तृत क्षेत्र वाली सामान्य पद्धति मानी गई है। अब क्या माना गया, इसका क्षेत्र कैसा है तुलनात्मक पद्धति का, बहुत ही बड़ा है। यानी क्या है, एक आधार पर निरीक्षण पर आधार पर पद्धति पे माना गया है। फिर क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किस पर आधारित है, एक वैज्ञानिक वो भी है पद्धति, फिर अनुभव पर आधारित ये पद्धति है। चौथा क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, बहुत ही बड़ा है। हमारा ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।